हाय स्टूडेंट्स, और आपने डिमांड किया कि सर चैप्टर 2 पढ़ाइए और मैं लेकर आ गया हूं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। मैं इस चैप्टर का आपके सामने काढ़ा बनाकर पिलाऊंगा। आपको क्या करूंगा? काढ़ा बनाकर पिलाऊंगा। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको चैप्टर 2 में ना थोड़ा भी प्रॉब्लम, थोड़ी भी समस्या होने वाली नहीं है। आपके जितने भी डाउट्स है बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट तैयार करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक चैप्टर शुरू करने से पहले बेसिक कंसेप्ट मैं बताता हूं और उसी कंसेप्ट को बेस बनाकर, आधार बनाकर आपका पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाता है और आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना होगा, क्योंकि इसमें बेसिक कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ आपको पूरे अटेंशन देकर एक एक वर्ड को, एक एक टर्म्स को समझना होगा सिंपल इंटरेस्ट का। और उसके बाद देखिएगा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का एक भी सम्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। खास तौर पे मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहता हूं जो इस बार के माध्यमिक में एग्जाम देने वाले हैं। माध्यमिक का 2021 में जो डेट जून में अनाउंसमेंट हुआ है कि जून से आपका एग्जाम होगा, उनके लिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? आप जानते हैं कि इस बार के सिलेबस में जो चैप्टर 26 था काफी इंपॉर्टेंट था। वीक स्टूडेंट जिनको मैथ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहता था, वो 26 चैप्टर बनाकर पास हो जाते थे। इस बार के सिलेबस में नहीं है। अब क्या करोगे? तो ये चैप्टर बनाइए आप। ये चैप्टर यानी अंकगणित मैं कराऊंगा पूरे सीरीज वाइज। आपके अंकगणित में जो आपका 3 चैप्टर है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पार्टनरशिप बिजनेस, ये तीनों को मैं ऊपर वीडियो बनाऊंगा, एक एक सम्स सोल्व करूंगा इसका। और इस बार के एग्जाम में ये 20 से 22 मार्क्स स्कोर करने वाला है अंकगणित में। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं बिना स्किप किए हुए तो आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। गारंटी लेता हूं मैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में कहीं पर भी थोड़ा भी डाउट होने वाला नहीं है। साथ ही साथ और एक बात बता दूं कि जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट होते हैं उनको भी ये काफी हेल्प करेगा बेसिक कंसेप्ट। कंपटीशन में होता क्या है कि मैं मैथ में देखा हूं कि अक्सर पूछा जाता है सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन, तो ये बेसिक कंसेप्ट उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। और अगर वो देखना चाहेंगे तो जरूर देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। ओके, और आप जानते हैं कि मैं वीडियो शुरू करने से पहले यानी क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आपको कमेंट देना पड़ता है जल्द से जल्द, और मैं आपका नाम अनाउंसमेंट करूंगा अगली वीडियो में। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है लाइफ साइंस से है, चैप्टर 1 से है, लाइफ साइंस से है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित रहती है। यह जो प्रश्न है मैंने एक बार वेस्ट बंगाल पुलिस का एग्जाम दिया था तो उसमें यह पूछा गया था कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहां रहती है। आपको कमेंट करके जल्द से जल्द बताना है ताकि मैं आपका नाम अनाउंस अगले वीडियो में कर सकूं। टॉप 3 का नाम अनाउंसमेंट होगा। ठीक है, या आप ये रूल जानते हैं अगर रेगुलर हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो चलिए आज का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है इस पर हम लोग फोकस करते हैं। एक एक टर्म्स को, एक एक पॉइंट्स को समझते हैं। उसके बाद देखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट आप ऐसे चुटकियों में सोल्व कीजिएगा। काढ़ा जैसा इसको बनाकर पिलाऊंगा मैं आपको। काढ़ा बनाया हूं मैं सिंपल इंटरेस्ट का, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं कि यह हमारा जो बेसिक कंसेप्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक कंसेप्ट है, इसमें कुछ कुछ टर्म्स को हमें याद करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम करता है मूलधन। मूलधन, और मूलधन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ओके, और इसे P द्वारा डिनोट किया जाता है। ओके, याद रखिएगा। नंबर 2 हम निकालेंगे। मूलधन के बाद हम देखेंगे ब्याज दर। क्या देखेंगे? ब्याज और दर। ब्याज दर को क्या बोला जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसे R के द्वारा डिनोट किया जाता है। कैसे डिनोट किया जाता है? इसे
आर के द्वारा डिनोट किया जाता है इंग्लिश में। ओके, उसके बाद नंबर 3 में हम देखेंगे समय। समय, समय को क्या इंग्लिश में बोला जाता है? आप सभी जानते हैं, टाइम। ओके, और इसे टी द्वारा डिनोट किया जाता है। ओके, इसके अलावा एक आता है आपका ब्याज। एक क्या होता है? ब्याज आता है, जिसे हम लोग 4 नंबर लाते हैं, हम ब्याज को लाते हैं। क्या लाते हैं? ब्याज। और ब्याज को डिनोट किया जाता है, ब्याज का इंग्लिश वाले देख लीजिए, इंटरेस्ट, और इसे डिनोट किया जाता है आई के द्वारा। और एक आता है 5 नंबर में मिश्रधन। क्या होता है? मिश्रधन। आप इसे 1 बाय 1 करके अपने कॉपी में भी नोट कीजिएगा और थोड़ा सा याद करने का कोशिश कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अमाउंट बोला जाता है इसको, AMOUNT, अमाउंट बोला जाता है, और इसे ए द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो आपने ये जो आप टर्म्स देख रहे हैं, ये जो शब्द देख रहे हैं, मूलधन, ब्याज दर, समय, ब्याज और मिश्रधन जो होता है, यही जो टर्म्स है आपको साधारण ब्याज में यानी सिंपल इंटरेस्ट में बार बार आएंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको कंफ्यूज होना नहीं है। तो आप भी बोलोगे सर, आप बोलते हो कंफ्यूज होना नहीं है, हम तो कंफ्यूज होंगे। आप अजीब मजाक करते हो सर, आप बोलो कंफ्यूज मत हो, हम तो हमेशा कंफ्यूज होते हैं। मैं मानता हूं कि आप होते हो, लेकिन मेरे वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा भी कंफ्यूज होने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके दिमाग से जो कंफ्यूजन है ना, जो कंफ्यूजन का एक कीड़ा है, उसे मैं निकाल के फेंक दूंगा। आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। सवाल देखोगे, बनाओगे। चलिए कैसे कंफ्यूजन हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन करो अपनी कॉपी में, ताकि आपको सुविधा होगा जब मैं कंफ्यूजन आपको समझाऊंगा तो। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इनका कंफ्यूजन को हम लोग समझने वाले हैं 1 बाय 1 करके। ये हमारा यही जो 5 आप शब्द देख रहे हैं, 5 जो टर्म्स देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसी पर आपका पूरा चैप्टर 2 खड़ा है, और इसे यदि आप समझ गए तो आप चैप्टर 2 को ऐसे चुटकी में बनाइएगा। चलिए हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले इसे कॉपी में नोट डाउन तो करो। पहले हम लोग मूलधन के कंसेप्ट को समझेंगे कि मूलधन हम कैसे समझ सकते हैं, कि सवाल में कोई मूलधन क्या होता है। तो देखिए, मूलधन होता क्या है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा देता है, क्या करता है? पैसा देता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? राम है, और वो रहीम को पैसा देने वाला है। यानी राम ने रहीम को पैसा दिया 5,000 रुपया। ठीक है, तो जो राम ने रहीम को पैसा दिया है 5,000 रुपया, तो वही जो 5,000 रुपया है वो मूलधन हो जाएगा। और मैंने क्या लिखा कि पैसा देना या पैसा लेना, रहीम ने क्या किया है? पैसा लिया है। रहीम ने क्या किया है? पैसा लिया है, तो वो भी उसका मूलधन होगा। यानी वो रहीम के लिए भी मूलधन है और राम के लिए भी क्या है? मूलधन है। ओके, आपके क्वेश्चन में यानी जो आपका सवाल रहेगा उसमें ऐसा लिखा नहीं रहेगा कि ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, ये इस तरह करके ब्याज है। मैक्सिमम नहीं लिखा रहेगा। आपको समझना पड़ेगा, सवाल के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि कौन मूलधन बन रहा है, कौन आपका ब्याज बन रहा है, कौन आपका मिश्रधन बन रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि मान लीजिए हम लोग किसी से पैसा लेते हैं या किसी को पैसा देते हैं, तो वही क्या हो जाता है? मूलधन। जैसे मान लीजिए कि मैंने बैंक से 10,000 रुपया लिया, तो मैंने क्या लिया? बैंक से 10,000 जो रुपया लिया वो हमारा मूलधन हो गया। ठीक है, या मान लीजिए किसी व्यक्ति को राम ने रहीम को 5,000 रुपया दिया, तो राम के लिए भी 5,000 मूलधन था और रहीम के लिए भी वो 5,000 मूलधन है। ओके, तो आप मूलधन के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग समझते हैं दर को, कंसेप्ट को। क्या समझते हैं? दर, यानी 2 नंबर में जो हमारा ब्याज दर था। ब्याज दर, हमारा ब्याज दर में क्या था? यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? अब
आप अक्सर सुने होंगे अपने आसपास, कोई अगर पैसा देता है किसी को तो उसके लिए सूद लेता है। हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? सूद। लेकिन उसे हम अपने गणित की भाषा में दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर। जैसे आप सुने होंगे कि जो मोहल्ला में सूद दिया जाता है आसपास के, कि चल भैया तू मुझे 100 रुपया दे, मैं तुझे 1 महीना बाद कितना रुपया दूंगा? 5 रुपया या 10 रुपया ज्यादा करके, यानी तुझे 105 रुपया दूंगा या 110 रुपया दूंगा। तो ये जो 5 या 10 रुपया जो होता है ना, यही क्या हो जाता है? दर। क्या हो जाता है? दर। यानी जब हम बैंक से पैसा लेते हैं तो जब हम उसे वापस करेंगे, यानी जब राम ने रहीम को पैसा दिया है तो रहीम उसे पैसा वापस जरूर करेगा, लेकिन उसको दर देना पड़ेगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हो सकता है कि उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है कि आप दर जो होगा 10% के हिसाब से दोगे, 5% के हिसाब से दोगे, 2% के हिसाब से दोगे या 25% के हिसाब से दोगे, ये उनके बीच का एग्रीमेंट है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बैंक से हम लोग पैसा लेंगे, बैंक डिसाइड करेगा कि हमें दर कितना रुपया करके देना पड़ेगा, यानी उस पर सूद। बोलचाल की भाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि उसमें हमें कितना रुपया सूद लगेगा, वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसको सवाल में पहचानना बहुत ही आसान है। एक ऐसा ट्रिक मैं दे रहा हूं, जब सवाल में ये कहीं पर भी अगर भूख के बैठा रहेगा ना सवाल में, आप खूब आसानी से इसे पहचान जाइएगा। देखिए, जब किसी भी संख्या के पीछे ये इस तरह का कोई प्रतिशत का चिन्ह रहे, मैंने क्या लिखा? जब किसी भी संख्या के पीछे ये प्रतिशत का चिन्ह देख लीजिएगा, आप समझ जाइएगा कि वो दर है। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है 5%, मन रहेगा ही, लिखा रहे ना रहे, ब्याज दर ऐसा लिखा रहे ना रहे, बट ये साइन जरूर रहेगा, ये चिन्ह जरूर रहेगा। आप इसे चिन्ह को देखकर समझ जाइएगा कि वो क्या है? दर है। ठीक है, तो आप दर के भी कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि दर पहचानने का सबसे जो इंपॉर्टेंस होता है कि साइन जो होती है, जब संख्या के पीछे ये प्रतिशत का चिन्ह इस तरह का लिखा रहे, ये टेढ़ा करके रहेगा, थोड़ा सा तिरछा रहेगा और 2 बिंदु दिया रहेगा, तो यही क्या हो जाएगा? आपका ब्याज दर हो जाएगा। चलिए, आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग अगला कंसेप्ट समझते हैं इसे, कि अब सवाल में हम कैसे समझेंगे कि टाइम कौन सा है, समय कौन सा है। ये भी बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं कि टाइम कौन सा होगा, समय कौन सा होगा। लिखी सवाल में, आपका सवाल के अंदर देखिए, जब किसी संख्या के पीछे में वर्ष, माह या दिन, यानी जब किसी संख्या के ठीक पीछे में वर्ष, माह और दिन लिखा रहता है तो वही क्या बन जाता है? टाइम बन जाता है, समय बन जाता है। आप सोच रहे होंगे कि सर इतना पसीना बहाकर ये समझा रहे, समय, मूलधन, आपका ब्याज दर, क्या जरूरत है डायरेक्ट सवाल बनाओ। विदाउट इसे आप सवाल भी आसानी से नहीं समझ सकते हैं। सवाल को रटिए मत, सवाल को समझिए, अपने स्कीमा में फिट कीजिए उसे। तो आप समझोगे कि जब किसी संख्या के पीछे में वर्ष, माह या दिन लिखा रहता है, वही क्या बन जाता है? टाइम। जैसे मान लीजिए लिखा है 2 वर्ष, ये 2 आपका क्या बन गया है? टाइम बन गया है, टी बन गया है, समय बन गया है। या लिखा हुआ है 4 माह, तो ये आपका 4 माह क्या बन गया है? समय बन गया है। या लिखा हुआ है 40 दिन, तो यही आपका क्या हो जाएगा? टाइम। यानी जो टाइम को बताता है, वर्ष टाइम को बताता है, महीना टाइम को बताता है और दिन टाइम को बताता है, तो ये उसका क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। यहां पे सिंपल इंटरेस्ट में आप समझ गए होंगे। अब चलिए आता है कि ब्याज, कि सर ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे मैंने बोला था ना कि राम जो है रहीम को 5,000 रुपया दिया है। क्या किया है? राम ने पैसा दिया है, रहीम को 5,000 रुपया दिया है। तो ये जो 5,000 रुपया है, ये आपका रहीम के लिए भी मूलधन है और राम के लिए भी मूलधन है। इसको आपको समझना होगा बहुत अच्छे से कि ये जो 5,000 रुपया हो रहा है, ये राम के लिए भी मूलधन हो रहा है और रहीम के लिए भी मूलधन हो रहा है। लेकिन जब रहीम राम को 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद, मान लीजिए कि 5,000 के बदले 6,000 रुपया दिया। क्या दिया?
6,000 रुपया दिया है, यानी राम ने दिया था उसे 5,000, लेकिन रहीम ने उसे दिया 2 साल बाद 6,000 रुपया। तो उसको ज्यादा पैसा दिया है, रहीम ने राम को कितना रुपया ज्यादा दिया है? 1,000 रुपया। 5,000 रुपया लिया था, लेकिन उसने 1,000 रुपया दिया है। तो ये जो ज्यादा दिया जाता है ना, यही क्या हो जाता है? ब्याज हो जाता है। यही क्या हो जाता है? ब्याज। आपके सवाल के कंसेप्ट को देखकर समझना होगा कि ब्याज क्या होने वाला है। बात समझे होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं कि जो पैसा दिया जाता है या बैंक से लिया जाता है, फिर हम लोग बैंक को जो चुकता करते हैं, चुकाते हैं। आप जब 10,000 रुपया बैंक से कर्ज लोगे ना, या किसी से लोगे, तो 10,000 में वो मानेगा नहीं, आपको कुछ ज्यादा पैसा देना होगा। तो वो जो ज्यादा दिया जाता है ना, वही क्या बन जाता है? आपका ब्याज बन जाता है। ओके, तो आप ब्याज के भी कंसेप्ट को समझ गए होंगे, समय का भी कंसेप्ट समझ गए। अब आता है कि सर मिश्र धन बता दो। आपने इतना मेहनत करके 5 तो 4 समझा दिया, अब मिश्र धन समझा दो। अगर यह आप इतना सारा समझ गए होंगे ना, तो मिश्र धन भी आप समझ ही गए हैं। मान लीजिए इस तरह से, देखिए मिश्र धन क्या हो जाएगा कि राम ने 5,000 रुपया दिया था और रहीम ने उसे 6,000 रुपया दिया, यानी मूलधन प्लस ब्याज आपस में हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? मिश्र धन बन जाता है। यानी 5,000 रुपया दिया था और टोटल जो 6,000 रुपया दिया, वही क्या कहलाएगा? 6,000 रुपया मिश्र धन कहलाएगा। लेकिन थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, देखिए ब्याज में और मिश्र धन में। तो यहाँ पे जो ब्याज होगा ना, 1,000 रुपया आएगा। जो ज्यादा पैसा दिया जाता है वही ब्याज होता है। लेकिन मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन जो टोटल अमाउंट यानी 6,000 रुपया क्या हो जाएगा? इसका मिश्र धन हो जाएगा। तो आप जरूर समझ गए होंगे, आई होप। अगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा टर्म्स आपको समझ में नहीं आया, यानी मूलधन, ब्याज दर, मिश्र धन या आपका समय। जो समझ में नहीं आया होगा आप जरूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ मैं रिवीजन कराना चाहूंगा कि फिर कैसे पहचानेंगे। देखिए 5 टर्म्स में 2 टर्म्स पहचानना बहुत आसान है, आंख बंद करके पहचान सकते हैं आप। यानी समय पहचाना जा सकता है कि जिस संख्या के पीछे दिन, वर्ष और माह लिखा रहे। ये सब आपको लिखना है, नोट डाउन करना है, ध्यान देना है, तो ही आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरा दर, यानी जब किसी संख्या के पीछे ये इस तरह का प्रतिशत का साइन रहता है तो क्या बन जाता है? दर बन जाता है। ओके, मूलधन मैंने क्या बोला कि जब हम किसी को पैसा देते हैं या किसी से पैसा लेते हैं हम, तो वही मूलधन बन जाता है। यानी बैंक हमें पैसा देता है तो बैंक का जो टोटल अमाउंट होता है वो मूलधन होता है। या जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि राम ने रहीम को 5,000 रुपया दिया, तो 5,000 रुपया राम के लिए भी मूलधन था और रहीम के लिए भी मूलधन था। ओके, उसके बाद जो ब्याज था, रहीम ने कुछ वर्षों बाद, 2 साल, 3 साल या 4 साल या 1 साल बाद राम को फिर 6,000 रुपया वापस कर दिया। तो जो ज्यादा रुपया दिया है, कितना रुपया ज्यादा दिया है? 100 रुपया। तो 100 रुपया ही, सॉरी 1,000 रुपया ज्यादा दिया है, तो जो 1,000 रुपया होगा ना, वही क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो आपका मिश्र धन आ रहा है, यानी 5,000 रुपया रहीम को दिया था राम ने, और रहीम ने जब 6,000 रुपया वापस किया ना इसे, तो वही जो 6,000 रुपया है वो क्या बन गया? मिश्र धन बन गया है। तो आप ये सारे कंसेप्ट को समझ गए होंगे, आई होप दैट। चलिए अब हम चलते हैं, इसके कुछ फार्मूला होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं सवाल को बनाने के लिए, उस सूत्र को हम लोग लिखते हैं। सूत्र में यानी इंपॉर्टेंट फार्मूला में सबसे पहले आता है ब्याज। चलिए ब्याज का पहले लिखते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। हिंदी में मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपका बुक जो है हिंदी में लिखा हुआ है। मूलधन गुणे दर, इंग्लिश में भी लिख दूंगा, गुणे समय। अब बटा क्या होता है? 100 होता है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अगर इसे इंग्लिश में लिखे तो आई बराबर यानी इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बाई क्या हो जाएगा? 100। पी आर टी का मतलब हुआ कि प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम हो गया, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणे टाइम, यानी ये दर हुआ। आर का मतलब मैं बताया था कि जो दर है वो आर से उसको डिनोट किया जाता है। ओके, आप समझ गए होंगे। ये 1 नंबर फार्मूला। यदि आप ये फार्मूला सिर्फ याद करते हैं, यानी ब्याज का फार्मूला याद करते हैं,
तो आने वाले कितने फॉर्मूला आप आसानी से याद कर लीजिएगा। देखिए कैसे। 2 नंबर हमारा हुआ, मान लीजिए मैं लिख रहा हूं समय का फॉर्मूला। क्या हमें निकालना है? टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, कॉपी पे नोट डाउन करना है एक। समय का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए ये समय है ना, अब इसको अगर क्रॉस गुणा करेंगे, आप जानते हैं समीकरण में से क्रॉस गुणा होता है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो ये ऐसे गुणा होगा, तो ये दोनों गुणा होके क्या हो जाएगा? ब्याज गुणे 100। ब्याज गुणे क्या हो गया? 100 बटा, अब यहां सब समय को निकाल दीजिए क्योंकि समय यहां आ गया है, तो बचा क्या है आपका? सिर्फ मूलधन गुणे दर। क्या बचा है? मूलधन गुणे दर बचा है। तो ये आपका समय का फॉर्मूला हो गया, यानी टी बराबर क्या हो गया? I इंटू 100 बाई क्या हो गया? P इंटू और दर यानी R। ओके, तो ये आपका टाइम का फॉर्मूला हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं, टाइम हो गया। अब चलिए दर का देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह ये भी सेट होने वाला है। दर बराबर क्या होगा? चलिए ये क्रॉस गुणा कर देना है और कुछ नहीं करना, एक याद करना है, बाकी सारे ऑफर में है, कलेक्ट कर लेना है जल्दी जल्दी, दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है, समझना है। एक अगर आप याद करते हैं तो बाकी सब आसानी से याद होगा। देखिए क्या हो गया? ब्याज गुणे 100 बटा ब्याज गुणे 100, और ये दर आप लिखे हैं तो बचा क्या? मूलधन गुणे समय। बस लिख दीजिए यहां पे मूलधन गुणे समय। इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए R बराबर हो गया I गुणे 100। I यानी इंटरेस्ट जो इंग्लिश में लिखा रहता है, और यहां पे मूलधन के लिए P, अगर हम समय लिखा हुआ है तो इसके लिए मैंने लिख दिया T। तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर समय और दर का फॉर्मूला कितने आसानी से निकाल लिया गया अगर ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है। इसी तरह आप मूलधन का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक नोट डाउन कीजिए, जगह शॉर्टेज हो रहा है, मैं इरेज करने वाला हूं। मूलधन का फॉर्मूला यानी मूलधन में बराबर क्या हो जाएगा? वही होगा जो हमेशा होता है, ब्याज गुणे क्या हो गया? 100 बटा दर गुणे समय। यही ना बचा है, और क्या बच गया है? दर गुणे समय। क्योंकि देखिए ये दोनों क्रॉस गुणा होके इसमें मूलधन ऐड हो ही जाएगा, ये क्रॉस गुणा होके जो देखिए ब्याज के साथ इंटू हो रहा है। हो गया, सिंपल है, बस समझना है कंसेप्ट को। यानी P बराबर आपका क्या हो गया? P बराबर हो गया कि I इंटू 100 बाई ये क्या हो गया? R इंटू T। ओके, आप इसे भी समझ गए होंगे, इंग्लिश में भी लिखते जा रहा हूं, जिसको प्रॉब्लम होगा समझ लेगा। अब हम देखते हैं कि और एक ब्याज का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? और एक ब्याज का फॉर्मूला होता है। आई थिंक 1 2 3 ये 4 नंबर मेरा फॉर्मूला था, 5 नंबर फॉर्मूला। और एक ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? और एक ब्याज का फॉर्मूला हमारा होता है मिश्रधन। मिश्रधन, जो मिश्रधन आप समझे हैं, माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस क्या होता है? मूलधन होता है। और मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी अगर इंग्लिश में बोलेंगे I बराबर, और एक आ गया I का फॉर्मूला, तो A माइनस क्या हो गया? P, यानी अमाउंट माइनस क्या हो गया? प्रिंसिपल। तो ये आपका एक और ब्याज का फॉर्मूला होता है, ये भी कहीं कहीं पर यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है मूलधन का फॉर्मूला, और एक मूलधन का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। मूलधन, आप बोलोगे सर एक एक रहने दीजिए ना, दो दो क्यों बता रहे हैं? यूज होता है, क्वेश्चंस में क्या होता है? यूज होता है, आपको ध्यान देना होगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए एक मूलधन का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस ब्याज होता है। मिश्रधन माइनस क्या होता है? ब्याज होता है, यानी आपका P बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस I हो गया। A प्लस क्या हो गया? I। आप इसे नोट डाउन कीजिए, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं उसे लिखाने वाला हूं। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, जो शायद हमारा 7 नंबर फॉर्मूला बन रहा है, मिश्रधन। तो मिश्रधन का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है? ध्यान देना है आपको, ज्यादा हार्ड नहीं है। मूलधन यानी जो आपने बैंक से पैसा लिया था, और जो आप ऐड करके पैसा देते हैं, यानी ब्याज जो देते हैं उसका, यही इसके क्या बन जाता है? मिश्रधन बन जाता है। यानी A इक्वल टू क्या हो जाता है? P प्लस I हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ फॉर्मूला देखा जाए तो आई थिंक आप 7 फॉर्मूला देखिए,
इन केस अगर कहीं पर और फार्मूला यूज हो रहा है सवाल में तो हम उसे लिख देंगे, आप उसे समझ लीजिएगा। अभी आप 7 फार्मूला को फोकस कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं बस आपको जो फार्मूला बताया, बेसिक कंसेप्ट बताया, इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो से मैं सवाल बनाना शुरू करूंगा, तब तक आप इसे समझिएगा। अगर समझ में नहीं आया कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर से जरूर करना है, ताकि हमारा चैनल ग्रोथ हो सके और मैं और इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ा सकूं। यदि चैनल ग्रोथ नहीं होगा तो पढ़ाने में भी मुझे मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।